एक्स और वाई एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन उनने कंसीडर किया। बाइवेरिएट मतलब जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, और उन्होंने ये देखा कि एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी कभी हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसके कारण से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी चेंज होता है। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देन देयर इज ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, देन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। तो हम ये बोलेंगे कि वो वेरिएबल्स जो है वो आपस में कैसे हैं, कोरिलेटेड है। अगर लॉजिकल रिलेशनशिप है, लॉजिकली लग रहा है कि एक्स में चेंज किया है इसके कारण से वाई में चेंज हुआ, तो वेरिएबल्स आपस में क्या कहलाते हैं, कोरिलेटेड कहलाते हैं। अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होता है। फिर बात आगे बढ़ी कि कोरिलेशन अगर है तो फिर उन्होंने देखा कि तीन तरीके से चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल की वैल्यूज में। जो चेंज हो रहे हैं वो तीन तरीके से हो रहे हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई, दूसरे की भी बढ़ गई। एक वेरिएबल की घटाई, दूसरे की भी घट गई। और एक वेरिएबल की बढ़ाई और दूसरे की कम हो गई। दो जगह पे सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक जगह पे अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सेम डायरेक्शन में चेंज होने को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन को चेंज होने को उन्होंने नाम दिया निगेटिव कोरिलेशन। अगर वेरिएबल में सेम डायरेक्शन में चेंज हो, हमको कोई एग्जाम्पल दिया गया और पूछा गया बताइए कैसा कोरिलेशन है, तो हमको ये देखना है कि चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है, क्या दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। अगर सेम में हो रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट में हो रहे हैं तो निगेटिव कोरिलेशन होता है। अब बात फिर आगे बढ़ी कि एक्स और वाई आपस में रिलेटेड, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव के बाद फिर बात आगे बढ़ी कि कोरिलेशन कितना है, ये भी मेजर करना है। दो जिम्मेदारियां आ गई है, एक तो ये देखना है कि कोरिलेशन कैसा है, और दूसरा ये देखना है कि कोरिलेशन कितना है, कम है कि ज्यादा है। एक वेरिएबल की वैल्यू आपने इतनी बढ़ाई, दूसरे की इतनी सी बढ़ी, तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन तो है पर वीक है, कमजोर है। एक वेरिएबल की वैल्यू इतनी बढ़ाई, दूसरे की इतनी बढ़ गई, तो हम बोलेंगे कि एवरेज पॉजिटिव है। एक वेरिएबल की इतनी बढ़ाई, दूसरे की सेम बढ़ गई, तो हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अब कितने पे बात आ गई, कितने पे बात आ गई, तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा तो देख सकते हैं कि, पर कितना देखने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बना दी मेथड, नाम रखा कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। तीन बातों को मानते हुए अंडर द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस सर प्रोफेसर कार्ल पियर्सन साहब ने एक फॉर्मूला बनाया। इसका उनने नाम रखा कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसलिए क्योंकि वो दो टर्म का रेशो होता है। जब भी आप दो टर्म का रेशो लिखोगे तो वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो उन्होंने एक असेंबल्ड फॉर्मूला तैयार किया तीन बातों को कंसीडर करते हुए, मानते हुए। पहली बात उन्होंने मानी कि दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड तो है पर वो लीनियरली कोरिलेटेड है, उनके बीच में हमेशा लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, पर उन्होंने ऐसा मान लिया कि वो लीनियरली कोरिलेटेड है। दूसरी बात उन्होंने माना कि दोनों वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, होती है तो कोरिलेशन है, नहीं होती है तो कोरिलेशन नहीं है। कारण एवं प्रभाव संबंध, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स बढ़ा, इसके कारण वाई कम हुआ या बढ़ा। प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड में कमी आ गई, इनकम बढ़ी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए, आय बढ़ी तो खर्चे बढ़ते हैं। अगर अच्छा खासा आदमी है, कंजूस नहीं है, तो इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, और कंजूस होगा तो क्या करेगा, खर्चे तो उतने ही रखेगा, इनकम जमा करता जाएगा। लेकिन आमतौर का सिद्धांत क्या है कि इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, तो उनके बीच में अच्छा खासा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, तो उनके बीच में भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। बोलो हाँ कि ना। डिमांड बढ़ती तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है, तो इनके बीच में भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो कारण एवं प्रभाव संबंध बट लॉजिकल। नॉन लॉजिकल रिलेशनशिप को स्पोरियस कोरिलेशन नाम दिया गया है। स्पोरियस कोरिलेशन का मतलब कोरिलेशन तो निकलेगा पर वो नॉन लॉजिकल होगा। हर कहीं हर किसी वेरिएबल के बीच में ऐसे दो वेरिएबल ले लिए जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है,
कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं दिख रही, और हमने कोरिलेशन निकाल दिया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? स्पोरियस कोरिलेशन नाम देंगे, यानी कि अतार्किक सहसंबंध, नॉन लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तीसरी बात उन्होंने मानी कि जो दो वेरिएबल आपने कंसीडर करे हैं, एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर और कोई कारण है तो उस कारण को यहां पर इग्नोर कर दिया जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो रही है इसलिए डिमांड में कमी आ रही है, तो प्राइस और डिमांड में कोरिलेशन देखा जा रहा है। डिमांड में कमी आने की अगर और भी कोई कारण है तो उनको हमने यहां पर क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया। सीधे सीधे डिमांड में कमी आने के लिए प्राइस का इंक्रीज होना ही जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसी तीन बातों को मानते हुए कार्ल पियर्सन साहब ने एक असेंबल्ड फार्मूला लगा दिया। वो लगा दिया कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है ये तो फालतू का फार्मूला है, वो बड़े बड़े वाले फार्मूले याद कर जाते हैं, ये याद करके नहीं जाते। अब 2022 में उनने यही फार्मूला पूछ लिया है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर, आया है कोरिलेशन 2022 में। इसको उनने चार तरीके से अरेंज करके लिख दिया, अब आदमी पढ़ के ही नहीं गया। अब इतना दिखे कि सामने कोरिलेशन, बेसिक तो उनने यही बनाया, उनने कोई फार्मूला नहीं बनाया, उनने ये बनाया। उनने ये बोला कि भाई साहब ऊपर तो कोवेरियंस ले लो, कोवेरियंस मतलब एक्स और वाई का मिला जुला वेरियंस, कोवेरियंस, और नीचे एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, और तीनों टर्म को निकाल के यहाँ रख दो, तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? आर के बराबर। अब वो अलग बात है कि कोवेरियंस का फार्मूला यहाँ लोगों ने रख दिया, यहाँ सिग्मा एक्स का रख दिया, यहाँ सिग्मा वाई का रख दिया, एक नया फार्मूला बना दिया, फिर वो फार्मूले तो क्या बनते चले गए, उसको आप जाने कितने तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन बेसिक फार्मूला ये। आप कोवेरियंस अलग से कैलकुलेट कर लो, सिग्मा एक्स अलग से कैलकुलेट कर लो, सिग्मा वाई अलग से कैलकुलेट कर लो, यहाँ रख दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आर की वैल्यू मिल जाएगी। फार्मूले की बनावट ऐसी है कि आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाया करती है, कभी भी आर की वैल्यू 1 से बाहर नहीं जाएगी, मतलब न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा। इन केस बराबर हो सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पर न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, इसलिए आर की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। बेसिकली आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आती है, लेकिन चूंकि ये भी देखना है कि कोरिलेशन कैसा है, तो साइन भी देखना पड़ेगा। तो अगर हमारे आर की वैल्यू +0.8 आ रही है तो हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग है। और अगर आर की वैल्यू -0.8 आ रही है तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, डायरेक्शन नेगेटिव है बट कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग ही है। माइनस साइन देख करके हम ये नहीं बोलेंगे कि कोरिलेशन बहुत कमजोर हो गया। कोरिलेशन साइन यहां पर क्या बताने के लिए है? डायरेक्शन बताने के लिए। वैल्यू यहां क्या बताने के लिए है? कि कोरिलेशन कितना है ये बताने के लिए। तो कार्ल पियर्सन साहब, वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to +1। आर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि कोई कोरिलेशन नहीं है, दे आर नॉट कोरिलेटेड टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट, उनके बीच में कोई कोरिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे आर की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती चली जाएगी हम बोलेंगे कोरिलेशन स्ट्रांग होता जा रहा है। फिर कार्ल पियर्सन साहब के इसी फॉर्मूले में कोवेरियंस भी आता है, सिग्मा एक्स भी आता है, सिग्मा वाई भी आता है। कोवेरियंस का फॉर्मूला जो है वो, कोवेरियंस जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये भी अपने आप में मीन है। एक्स का एक्स बार से डेविएशन लो, वाई का वाई बार से डेविएशन लो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, टोटल लगाओ, एन से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? कोवेरियंस मिल जाएगा। कोवेरियंस की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। आर के फॉर्मूले में बहुत सारा रोल कोवेरियंस का है। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव होगा तो आर पॉजिटिव होगा, अगर कोवेरियंस नेगेटिव होगा तो आर भी नेगेटिव होगा। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर के नेगेटिव होने की कोई संभावना नहीं है। बचता कौन है? न्यूमरेटर। ऊपर आ रहा है कौन? कोवेरियंस। कोवेरियंस 0 तो आर 0। अगर दोनों वेरिएबल के बीच में कोई कोवेरियंस है ही नहीं तो उनके बीच में कोरिलेशन भी
नहीं है। अगर दोनों वेरिएबल के बीच में अच्छा खासा कोवेरियंस है तो कोरिलेशन भी ज्यादा है, कमजोर कोवेरियंस है तो कोरिलेशन भी कम है। तो इस तरीके से खेल पूरा कोवेरियंस टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। कोवेरियंस होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और इसी का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। घोर समस्या दुनिया में, कैसे पढ़ें, कहां से शुरू करें, कैसे पढ़ना चाहिए सर? रोज 3-4 मैसेज आ रहे हैं। सर को मालूम होता कैसे पढ़ना चाहिए तो सर ही सीए नहीं हो जाते। हर सब्जेक्ट को पढ़ने की, जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्समैन हर गेंद पे एक ही शॉट नहीं मारता, एक जैसा बल्ला नहीं घुमाता वो, है ना। स्पिन आएगी तो भी वैसे घुमाएगा, फास्ट आएगी तो भी वैसे ही। उसको हर गेंद को खेलने के लिए सीखी तो पैसे हैं, नाम है कि आप उस गेंद को कैसे खेलते हो। और हर बल्लेबाज को एक जैसी गेंद आएगी, लेकिन हर बल्लेबाज उसको अलग तरीके से खेलेगा। कोई उसको प्लेट कर देगा, कोई चौका मार देगा, कोई 2 रन के लिए मार देगा, कोई छक्का मार देगा। इसी पे पूरा खेल डिपेंड है। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, ये बॉल है और अपन कौन है? बैट्समैन है। अब अपन कैसे खेलते हैं? टुचुक करके खेलते हैं, ये छक्का मारते हैं, ये अपने ऊपर है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और आपके कॉन्फिडेंस पे। आप 90 से यही चैप्टर है। पहले पार्ट में तो आप पूरी थ्योरी पढ़ लो, तो ज्यादातर चांस थ्योरी के क्वेश्चन आने के रहते हैं। दूसरे पार्ट में आप सारे फॉर्मूले याद कर लो। अब आपके पास कॉपी में कोवेरियंस का फॉर्मूला, कोरिलेशन के फॉर्मूले, फिर उसके बाद कोरिलेशन के अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा कौन सा? R इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये याद होना चाहिए। डेविएशन वाला फार्मूला है। अगर x और y मीन राउंड फिगर में आ गए तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक। या डेविएशन में डायरेक्टली दे रखा हो तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके कोरिलेशन निकालेंगे। दूसरा, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 2। ये दोनों फार्मूले तब यूज करना है जब हमको एक्स और वाई की वैल्यू दे दें और बोले कोरिलेशन निकालो, जैसा कि उनने आज तक कभी करा नहीं है, कभी नहीं करा कि एक्स और वाई की वैल्यू देके कोरिलेशन निकालने का बोला हो। फिर भी कभी कर दें अपने साथ, कुछ गलत भावना से पेपर सेट करे तो डाकू किस्म का आदमी हो, वो दे दे बड़े बड़े एक्स और वाई की वैल्यू और बोले कोरिलेशन निकालो। तो ये 2 फार्मूले उपलब्ध हैं। आप कोई भी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे आंसर सेम आएगा। आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप फार्मूला नंबर 1 लगाइए या फार्मूला नंबर 2 लगाइए। आपको अपने विवेक से तय करना है कि आप कौन से फार्मूले में कंफर्टेबल है और कितनी जल्दी आंसर निकाल लेंगे। याद आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं करा सकता, ठीक। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जिसको कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, ये समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, फिर अंडर रूट समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फार्मूला है। अब इसके लिए हमको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो ये वाला फार्मूला लगाने का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी 2 फार्मूले पहले ही हैं। इसको हम तब लगाएंगे जब हमको डायरेक्टली dx का टोटल दे दिया गया हो, dy का टोटल दे दिया गया हो, dx dy का टोटल दे दिया गया हो, dx स्क्वायर का टोटल दे दिया गया हो, dy स्क्वायर, जैसा कि एग्जाम में 2 बार आया है, सन 2006 में नवंबर अटेम्प्ट में और उसके बाद सन 2007 में 11वें नंबर का क्वेश्चन स्कैनर में, 30वें नंबर का क्वेश्चन स्कैनर में। उसके बाद कभी भी नहीं आया, फिर भी कभी आ जाए। अब उनको पूछ नहीं है
तो वो फिर ये वाला फॉर्मूला फंसा देते हैं ताकि बच्चा ये मालूम है इतना बड़ा देख के याद तो कोई करके जाएगा नहीं, अपन कर जाओ, थोड़ी मेहनत लगेगी, 2 बादाम ज्यादा खा लो, 100 ग्राम खोपरे का तेल ज्यादा डाल लो दिमाग में ऊपर, यहाँ याद कर जाओ, अपन कभी आ गया तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 100 में से 90 बच्चे करके ही नहीं आएंगे, उनको फार्मूला याद नहीं होगा। 100 में से 90, 90 में से 80 ने तो देखा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई फार्मूला है, 80 में से 70 ने देख के छोड़ दिया होगा, भाड़ में जान दो, इतना बड़ा कौन याद करेगा। और वही 1 नंबर बढ़त बनाओगे तो आप 1500 से आगे निकल जाओगे दौड़ में। जैसे आपके खाते में 1 नंबर जुड़ता है, आप 1500 से आगे निकल जाते हो, जैसे आपके खाते से 1 नंबर निकलता है, आप 1500 से पीछे हो जाते हो। दौड़ है ये तो नंबर तो एक एक करके ही बटोरने पड़ेंगे। ठीक, 3 फार्मूले कॉपी में लिखे होना चाहिए, उनको याद कर लो। याद करने का नियम ऐसा नहीं कि आज भैया 7 जून को सुबह 5 बजे बैठूंगा और 7 बजे तक सारे घोटा मार के ही खड़े होऊंगा, नहीं, आज सब करके उठूंगा, बिल्कुल नाड़ा बांध के बैठूंगा और साला निपटा नहीं है। आप उसको कॉपी बनाओ, एक छोटी कॉपी में सारे फार्मूले हो, और 1-2 दिन में कभी भी एक बार कॉपी उठा ली, देख लिए। भगवान ने इंसान बनाया है, जानवर को याद रह जाता है, अपन तो इंसान है, तो 3-4 बार जब वो नजर जाएगी उस फॉर्मूले के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे थ्योरी है, तो ऐसा नहीं कि आज ये 5 चैप्टर की खत्म करके निपटा दूंगा स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद नहीं देखूंगा। पॉलिसी क्या रहती है, 2-3 दिन में स्टैटिस्टिक्स खत्म, नहीं देखूंगा, नहीं, आधा घंटा आप बैठे, आपको लगा चलो यार कोरिलेशन रिग्रेशन की थ्योरी देख लो, पढ़ लो, मैंने इतनी अच्छी किताब दी आपको, भले उसके कागज खराब हो, फोटो कवर खराब हो, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती, 2-3 एरर, 5-10 एरर भी हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम की है। तो उसमें आज बैठे हैं, चलो कोरिलेशन रीड कर लिया, चलो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टीज देख ली, यूजेस देख लिए, फॉर्मूले देख लिए, ऐसे करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है आपको कि आप बहुत ज्यादा ताकत लगाओ, आप मेरे सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा 1 घंटा रोज निहित कर दो। 8 चैप्टर हैं, 20 दिन है, तो 2-2, 3-3 बार हर चैप्टर का नंबर लग जाएगा। न्यूमेरिकल कोई भारी भरकम आते नहीं है। ठीक, दूसरी मेथड कोरिलेशन की रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। फार्मूला है R = 1 - 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। एक इसमें रिपीटेड रैंक का फॉर्मूला है, वो देख लो, एक देख लो। रिपीटेड रैंक आज तक कभी पूछी नहीं गई है, इसके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। 2 बार तो यही आया है कि एक रैंक जो है वो 1 2 3 4 5 है, और दूसरी जो रैंक है वो 5 4 3 2 और 1 है, तो कोरिलेशन कैसा होगा, तो परफेक्ट निगेटिव होगा। एक लगातार बढ़ रहा है और एक उसी रेशो में कम हो रहा है। इतने से नंबर मिलते हैं, 1 नंबर इतने से क्वेश्चन का मिलता है कि यहाँ रैंक कोरिलेशन क्या होगा, तो को +1 होगा, -1 होगा। बाकी रैंकिंग करके क्वेश्चन नहीं आते, रैंक के क्वेश्चन इक्के दुक्के कभी कभार आए हैं। ज्यादातर मामले में समेशन ऑफ d स्क्वायर दे देते हैं, n दे देते हैं और बोलते हैं r निकाल लो, तो r के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है? पूछा जाएगा रैंक कोरिलेशन निकालो तो लगाना है, फिर बोला जाएगा कि कोरिलेशन निकालो तो फिर कार्ल पियर्सन ही निकालना है। जब तक नाम का जिक्र नहीं हो तब तक अपने को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना। जनरल कोरिलेशन निकालना मतलब कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का निकालना। पूछा जाएगा कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो फिर अपने को ये 2 फॉर्मूले हैं इसमें, एक सिंपल वाला है, एक रिपीटेड वाला, वो अपने को याद होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कांग्रुएंट डेविएशन मेथड आती है, +- √+ - 2c - k अपॉन k, सबसे कम पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसका भी फार्मूला याद है, कांग्रुएंट डेविएशन मेथड आपको मालूम है, कांग्रुएंट डेविएशन कैसे निकालते हैं। c का मतलब नंबर ऑफ कांग्रुएंट डेविएशन, n k का मतलब n-1। ये एक फार्मूला और बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा, इसका आएगा तो इसका तो न्यूमेरिकल ही आएगा और कुछ नहीं है इसमें पूछने लायक। या फिर डायरेक्टली वो c और n दे देते हैं और बोलते हैं कोरिलेशन निकालो। c मालूम है, n मालूम है, तो k तो मालूम हो ही जाएगा, n-1 होता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको करवाइए क्लास में। चौथे नंबर पे स्कैटर डायग्राम मेथड है। सारे पॉइंट्स अगर लेफ्ट टू राइट
डाउनवर्ड टू अपवर्ड स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे आएंगे तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। पॉइंट्स अगर लाइन में ना आकर के किसी लाइन के आसपास फैले हुए हैं, एवरेज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉइंट बिल्कुल ही फैले हुए हैं, कोई डायग्राम ही शो नहीं कर रहा है, तो नो कोरिलेशन। आधा से भी आधे पेज की मेथड 2 बार पढ़ लो, काम हो जाएगा, नोट्स में लिखी हुई है। अब आदमी ये सोचता है कि हम जाएं, मास्टर कोई चमत्कार कर दे और मजा आ जाए, तो वो तो अब दुनिया में होना बंद हो गया। कलयुग है, चमत्कार कैसे होंगे? तो चमत्कार ही कर रहे होते तो फिर बात ही क्या थी। मोस्ट डिमांडेड एंड वैल्यूएबल पर्सन होता मैं इस दुनिया के अंदर, हर कोई मेरे को ही ढूंढ रहा होता अगर मेरे पास चमत्कार करने की क्षमता होती तो। लेकिन कुल मिलाकर के ये 10:40 हो रहे हैं, 10:15 पे फ्री शुरू किया था, तो ये 25 मिनट में आप इस पूरे टॉपिक को आराम से घर बैठ करके भी रिवाइज कर सकते हो। जितना पढ़ोगे उतना दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा, दिमाग आपको बोलेगा मेरे को सब याद है, चल अपन निपट लेंगे। और पढ़े ही नहीं और सोचे कि दिमाग बोले कह रहे चल भाई मेरे को सब आता है, तो भैया उसको बताओगे तो वो करेगा ना, बेचारे को मालूम थोड़ी है। 4 मेथड को रिलेशन की, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद बहुत छोटे छोटे से और इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर स्क्वायर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या याद करना है इसमें? एक बार पढ़ लिया हो गया। 1 माइनस आर स्क्वायर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। और इसके अंदर हमने 0.6745 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज नोन एज प्रोबेबल एरर ऑफ आर। प्रोबेबल एरर आर की सिग्निफिकेंसी की जांच करने के लिए निकाली जाती है। 2-3 बार प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन आया, 2-3 बार उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ही पूछ लिया है। आर बराबर 0.6 है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0.36 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे 0.6 का स्क्वायर करने का एक नंबर मिल रहा है और आदमी बोल रहा है मेरे को नहीं लेना, किससे काम चलेगा? चलिए, ये इसमें छोटे छोटे से आधे पेज के टॉपिक नोट्स में लिखे हैं, कॉपी में लिखवाए गए हैं, क्लास में पढ़ाए गए हैं, पढ़ लो। आधे घंटे से ज्यादा का मेरे हिसाब से कोरिलेशन वाला टॉपिक नहीं है। न्यूमेरिकल फॉर्मूले आएंगे तो कर लोगे, फॉर्मूले याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है? अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, 16-17 साल की हिस्ट्री, तो काल्को रिलेशन वाले चैप्टर में कोई भारी भरकम न्यूमेरिकल उनने कभी भी नहीं पूछे हैं। ठीक है, चलिए अगली चैप्टर का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। फ्रांसिस गाल्टन ने रिग्रेशन बनाया। कार्ल पियर्सन ने बोला कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, तो फ्रांसिस गाल्टन ने बोला कि भैया अगर इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो हम इक्वेशन बना के x की वैल्यू रख के y की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो उसने एक एस्टिमेशन मेथड बना दी जिसका नाम रख दिया रिग्रेशन एनालिसिस। x की वैल्यू मालूम है और y की एस्टिमेट करना है, तो ये इक्वेशन बना लो। y की मालूम है और x की दे रखी है, y की दे रखी है और x की निकालना है, तो ये बना लो। 2 इक्वेशन हो गई, वन साइडेड काम है। इसको नाम दे दिया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसको नाम दे दिया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। 2 वेरिएबल, 2 कांस्टेंट। b जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। ये वाले b को हम by(x) बोलते हैं, ये वाले b को हम bxy बोलते हैं। पता तो चले कौन सा b, तो अलग लिखते हैं तो by(x) और bxy लिखते हैं। bxy और by(x) जो है वो क्या कहलाते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकालने का फॉर्मूला r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, या फिर कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। bxy को निकालने का फॉर्मूला r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, या फिर कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा y स्क्वायर। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल जाएंगे। बड़े वाले फॉर्मूले वैसे ही बनेंगे जैसे कोरिलेशन के बने हैं,
ऊपर कोवेरियंस का फार्मूला आ जाएगा, नीचे वेरियंस का फार्मूला हो जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। आज दिनांक इतिहास में 17 साल में कभी भी उनने डेटा दे करके रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का नहीं बोला। स्कैनर कराना मतलब टाइम पास नहीं है, सर को घास काटनी है तो स्कैनर पकड़ा दिया, नहीं, पढ़ो, देखो, समझो कि क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा नहीं जा रहा है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे तो अपने को भी क्यों करना है? समझ में आ रही है? वो बजाय उसके उनने फार्मूला पूछ लिया एक बार तो कि ये करेक्ट फार्मूला कौन सा है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, फार्मूला बता दो, नंबर ले लो। अब अपन यहाँ परेशान हो रहे हैं, कैलकुलेटर में प्राण निकाल दिए, सारे बटन तोड़ दिए उसके, वो बेचारा अच्छा मृत्यु मांग रहा है, खटर खटर करे ही जा रहा है। नहीं करना, सीख लिया, ये आता है करना, बस कोवेरियंस निकालेंगे, वेरियंस निकालेंगे, पुट कर देंगे। अगर बाई चांस 0.1% चांस में क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल तो कर लेंगे, नहीं तो आधा तो काम इससे ही चल रहा है। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर होता है। दोनों भी पॉजिटिव होंगे तो आर पॉजिटिव होगा, दोनों भी निगेटिव होंगे तो आर नेगेटिव होगा। ज्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, दोनों भी दे दिए, आर निकालो, न्यूमेरिकल के नाम पे यही आया हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो दूसरे रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निश्चित तौर पे या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। If any one of the regression coefficient is greater than 1, then another must be less than 1. ये दूसरी प्रॉपर्टी। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का, क्योंकि ये मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो ये याद हो गई 3 प्रॉपर्टी, 3 बार पढ़ लोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। शर्त ये है कि पढ़ा किस तरीके से गया उस पर डिपेंड करता है। एक मोबाइल पे इंस्टाग्राम, दूसरे पे फेसबुक, तीसरे पे व्हाट्सएप चल रहा है और चौथे पे कॉल चल रहा है और आदमी फार्मूले याद कर रहा है, तो किससे होगा? फिर डिटर्मिनेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइन का निर्धारण करना। ये टॉपिक खुद अपने आप में बोल रहा है कि मैं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मटेरियल हूं। लाइन बनाना मतलब y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब ये डिस्क्रिप्टिव में तो आएगा ही नहीं, छोटे में पूछना है तो एक्स बार सीधा दे दिया जाएगा, वाई बार सीधा दे दिया जाएगा, बी भी सीधा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा वाई की एक्स पर इक्वेशन बनाओ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये लाइन बनाने की फॉर्मूले है, ये मैथ्स से उठा लिए गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एक्स बार, वाई बार, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई। और अगर ये नहीं मालूम है तो ये दोनों डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं तो आर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे देंगे, इन तीनों से ये दोनों निकल जाएंगे और इन दोनों से इक्वेशन बन जाएगी। सीधी सी बात है। क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे लाइन बनाने का बोला जाएगा, एक्स बार वाई बार देना उनकी मजबूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर वो आपको बोल देंगे कि बी वाई एक्स इतना है और बी एक्स वाई इतना है, आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई नहीं दे रखा है तो आर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई देना उनकी मजबूरी है, कुछ तो देंगे ना, नहीं तो निकालेंगे कैसे? तो या तो वो बी वाई एक्स डायरेक्ट दे देंगे या फिर ये तीनों दे देंगे, पहले आप बी वाई एक्स निकालो और फिर इक्वेशन निकालो। 100% चांस है कि क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का यहां पर कोई भी रोल नहीं है कि आप पूरी एक्स और वाई की वैल्यू दे दी, फिर टेबल बनाएंगे, फिर वी वाई एक्स निकालेंगे, फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, नहीं। इक्वेशन बना करके वैल्यू को एस्टिमेट करो। y बराबर, आपने इक्वेशन बना दी इस फॉर्मूले से, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। इक्वेशन पूछी तो इक्वेशन, और नहीं तो x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू एस्टिमेट कर लो। इक्वेशन बनाओगे, उसमें x की वैल्यू 10 रख दोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, कहानी खत्म। ये एस्टिमेशन होता है। पर ये एक ऐसा पार्ट है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पे जाता है तो इसके चांस कम ही रहते हैं।
अगर उनको इक्वेशन बनानी होगी तो कांस्टेंट वैल्यू आपको दे देंगे और बोलेंगे कि आप बना दो इक्वेशन, बात खत्म। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, जिसमें से ज्यादातर 70% क्वेश्चन आते हैं, कि दो इक्वेशन दे रखी है और आर निकालो, करा कि नहीं करा? दो इक्वेशन दे रखी है, आर निकालो। दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स बार और वाई बार निकालो। दो इक्वेशन दे रखी है और सिग्मा एक्स दे रखा है तो सिग्मा वाई निकालो। करा कि नहीं करा अपन ने? वो वाला फॉर्मूला 101% क्वेश्चन आएगा। 101% मतलब आएगा ही सही। दो इक्वेशन देकर के आर निकालना और दो को रिग्रेशन में फिक्स है। फिक्स आपको आता है कि नहीं दोनों को? ये वाला टॉपिक नहीं आता, बाकी आता है रिग्रेशन। वो कब पढ़ेंगे? नहीं आप बताओ, मैं आपको कब पढ़ाऊं? आपने मेरे से बोले ही नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं। हाँ, देख रहे हो कौन सी क्लास के? हाँ, बता देना कौन सी क्लास का क्या देख रहे हो, भगवान जाने। क्योंकि पता चल रहा है नाट एकेडमी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ कभी शाहरुख खान भी आके स्टैटिस्टिक्स पढ़ा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पता चल रहा है जाने कौन से लेक्चर देख रहे हो और क्या मालूम क्या पढ़ रहे हो, फिर क्या समझ रहे हो, वो ठीकरा मेरे माथे फूटेगा। तो बता देना भैया, और नहीं तो एक डेढ़ घंटे का टाइम लेके 1 घंटा दे के आ जाओ। आप मेरे से मत मांगो, मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं। आप मेरे को 1 घंटा दे दो, मैं 1 घंटे में आपका रिग्रेशन खत्म करा दूंगा, गारंटी के साथ। ठीक, चलो आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अभी भी किसी को नहीं आता है, बिना झिझक किचक करे, बिना बाद में शर्मिंदगी झेलो, फेल होने से तो अच्छा है अभी झेल लो कि हम तो गधे हैं, हमको कुछ नहीं आता। अभी तो यही मालूम पड़ेगा 10 15 20 लोगों को, बाद में दुनिया को मालूम पड़ेगा कि आप गधे हो। तो दुनिया को मालूम पड़े उससे अच्छा है कि अभी घर के घर में मामला सलटा लेना। उसके बाद मैं, मेरी बात समझ में आ रही ना, मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं? शर्मा जी, पंकज, है? जिसमें एज्यूम कर लेते हैं y की x पर इक्वेशन ये है, x की y पर इक्वेशन ये है, फिर दोनों भी निकाल लेते हैं और फिर r की वैल्यू निकालते हैं। याद है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो 100 में से एक क्वेश्चन पक्का है मेरी तरफ से, आएगा ही सही। उसको छोड़ना नहीं, हो सकता दो भी आ जाए। अब एक टॉपिक इसमें बच रहा है, एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस। दोनों रिग्रेशन लाइन स्ट्रेट लाइंस होती हैं। दोनों रिग्रेशन लाइन किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को निश्चित तौर पे काटती हैं, और जिस पॉइंट पे वो दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को काटती हैं वो होता है एक्स बार और वाई बार। मतलब मीन पे वो दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच में थीटा डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? अरे यार, मेरे को एग्जाम थोड़ी देनी है, ये थोड़ी मैं माइक लगा के कैमरे के सामने बैठ के रिवीजन कर रहा हूं। दोनों रिग्रेशन लाइन के बीच में आधे से भी आधे पेज का टॉपिक है, पढ़ लो। हमारे भरोसे क्यों, हम तो पढ़ा दिए हैं। जब तुम रिवीजन कराओगे और 20 बार बोलोगे पढ़ लो, जब ही हम पढ़ेंगे। तो हम तो नहीं बोलेंगे भैया तुम्हारी ऐसी तैसी कराओ, पढ़ो, दे रखा है। दोनों एंगल, दोनों रिग्रेशन लाइन के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, बोलो हाँ कि ना। अब थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है आर के ऊपर। पीयूष केवट जी, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो पहले आप, है ना? बाकी की बातें अभी बाद में करेंगे। मैंने आपको सेंटर टेंडेंसी की बात करी, आज मैं आपसे कोरिलेशन की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करूंगा। मैं कहीं भक्के जा नहीं रहा हूं, ठीक है? बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लाइट फाइट की, इसकी उसकी, सिस्टम की, कभी क्लासरूम की, कभी क्या, कभी टाइम की। एक बैच की छुट्टी करी आपके रिवीजन के लिए, 4 दिन उसको छुट्टी पे भेजा घर, समझे ना? हर 3 3 दिन के बाद एक एक बैच की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, ताकि वो समय निकले और उसके बाद हम आपको रिवीजन
करा सकें। ठीक है, तो कल भी होएगा रिवीजन, कल नया दूसरा चैप्टर करेंगे। अभी बस करते जाओ, जो बोल रहे हैं जो बता रहा हूं सुन लो। और अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ रिवीजन के लेक्चर देख लेना भैया, मेरे 40 नंबर की गारंटी है। दुनिया में कोई खाचन जी आपको गारंटी नहीं देगा, मैं दे रहा हूं आपको, आप देख लेना, जो बताया वो सुनते जाओ। और बार बार केवट जी बीच बीच में उंगली मत करो यार, उंगली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आपको जो है सब बता दिया जाएगा। ये पीयूष केवट वही है क्या पीछे बैठता था मास्क लगा के? कौन है इस बेच वाला, कोई बैठा है? तो केवट जी रुकिए, जो पढ़ा रहे अभी, कल सेंटर टेंडेंसी पढ़ा रहा था तो ये कोरिलेशन रिग्रेशन का गाना गा रहे थे। अब कोरिलेशन पढ़ा रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी का गाना गाना शुरू कर दिया। मतलब पब्लिक थीटा की वैल्यू जो है वो आर के ऊपर डिपेंड करती है। आर बराबर 0 होगा, नो कोरिलेशन, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, एंगल 90 डिग्री का बनेगा। सीधी सी बात है, दिमाग में डाल लो। आर 0, नो कोरिलेशन, एंगल 90 डिग्री। आर इज इक्वल टू +-1, परफेक्ट कोरिलेशन, लाइंस आर कोइंसाइड, एक के ऊपर एक होंगी और एंगल बनेगा 0 डिग्री का। बस ये दो लाइनें एक नंबर दिला देंगी आपको। इसके लिए कोई आपको रिसर्च नहीं करनी है, कोई हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करनी है, कोई कमरा बंद करके 6 घंटे आपको बैठना नहीं है कि क्या करूं इतना अनसंड, कुछ नहीं। 2 लाइन याद कर लो, माहौल बनाने से कुछ नहीं होता दुनिया में। R0 लाइन परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री, बस। R इज इक्वल टू +-1, लाइन कोइंसाइड, एंगल 0 डिग्री। ये टॉपिक ऐसा, इससे क्वेश्चन आते ही आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये रिग्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन, नॉट अफेक्टेड बाय स्केल। ना तो वो ओरिजिन से अफेक्टेड होता है और ना ही स्केल से होता है। हमसे बोला गया कि एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन 0.6 है, तो बताइए x-2/4 और y+5/3 के बीच में क्या कोरिलेशन होगा? तो वो आर यू वी, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, वो 0.6 ही रहेगा। नो चेंज इन कोरिलेशन। प्लस माइनस करने का और मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोरिलेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने बोला कि u बराबर x-2/4 है और v बराबर y+5/-3 है, तो आर यू वी की वैल्यू 0.6 रहेगी, बट साइन उसका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाले ये वैल्यू सेम साइन की रहेगी, तो यहाँ कोई चेंज नहीं है। डिनोमिनेटर वाली अगर ये वैल्यू अपोजिट साइन की रहेगी तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 0.6 तो आंसर आएगा, पर नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी आर की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज किसी भी तरीके से लिखें, वो RXY 0.6 है, और उन्होंने बोला बताइए x और y-2 के बीच में क्या कोरिलेशन है? तो x को आप u मान लो, इसको आप v मान लो, आर यू वी बराबर 0.6 ही रहने वाला है। x के अंदर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन y में चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि u बराबर x+5 और v बराबर y-4 है, बताओ क्या? कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में बना रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कोरिलेशन में चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय स्केल। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, आर यू वी बराबर होगा k/h bxy और आर वी यू बराबर होगा h/k byx। k और h की वैल्यू हम u और v में से निकाल के लाएंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट में न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आया। 3 बार उनने सिर्फ थ्योरी पूछी है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट पे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्या इफेक्ट पड़ता है। 3 बार, तो तीनों बार हमारा जवाब क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय स्केल। बस समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो वाला, 2 इक्वेशन दे रखी है और एंगल आर निकालो, x बार y बार निकालो,
वो पहली प्रेफरेंस। दूसरी प्रेफरेंस पे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। तीसरी प्रेफरेंस पे एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथी प्रेफरेंस में फिर एस्टिमेशन करना। और कई बार उन्होंने लाइन पहचानने का क्वेश्चन भी दिया है कि कौन सी वाई की एक्स पर है और कौन सी एक्स की वाई पर। तो वो जो आखिरी में अपन ने टॉपिक के क्वेश्चन करे उसमें चारों इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लाइन पहचानोगे जब भी तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकलेगा, और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकलेगा तभी तो आर निकलेगा, और आर निकलेगा तभी तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकलेंगे। तो सारी चीजें एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। समझ में आया कि नहीं आया मामला? और भी अगर किसी को लग रहा है ऐसा तो उसका क्वेश्चन भी अभी अपन कर लेंगे, उसकी भी अपने को नौबत आ जाएगी अभी, तो वो भी कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं आज ही खत्म करा के आज ही भगा दूंगा। मैं आपको 2022 से देखते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन के तो 16 क्वेश्चन आए थे। कोरिलेशन रिग्रेशन का क्या सीन बनता है देखो। दिसंबर 22 पहला ही क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और उन्होंने बोला कैलकुलेट दी कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। आया? मैंने बोला ना 100% आएगा। क्या कर लें, आमतौर पर अपन पहले वाली को y की x पर मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं y ऑन x ये है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 7। तो y इज इक्वल टू कितना, माइनस 4/3x और माइनस 7/3। तो बी वाई एक्स की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई, माइनस 4/3 मिल गई। बोलो हाँ कि ना? अब ये मैथ से साहब, इधर उधर ले जाना, नीचे ले जाना, ऊपर लाना, ये मैथ से। इसमें सुनील खत्री का कोई रोल नहीं है, इतना आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद अरे यार उसके बाद इधर तो दिख रहा है ना। चलो दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपने को एक्स ऑन वाई हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अब इसको 3x इधर लेंगे, माइनस 4y उधर ले जाएंगे। संस्कार 304 में आ जा जरा 2 मिनट। हेलो, चलो तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 8। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 4/3y और माइनस 8/3। तो यहां से आपका बी एक्स वाई निकल गया, वो कितना हो गया, वो भी माइनस 4/3 आ गया। अब देखिए हमने जो माना उस हिसाब से दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट 4/3 आ रहे हैं, दोनों 1 से बड़े आ रहे हैं। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बड़ा होगा तो दूसरा निश्चित तौर पे छोटा होगा। तो अब इनको पलट दें, हम इनको बी एक्स वाई करके -3/4 कर दें, और इसको हम बी वाई एक्स करके -3/4 कर दें। अब ये वाली y ऑन x है और ये वाली x ऑन y। अब r की वैल्यू आप निकाल लोगे, नेगेटिव साइन को तो आप बाहर रख दो, अंदर 3/4 इंटू 3/4 का रूट मतलब -3/4 मतलब -0.75 आंसर। नहीं आया क्या ये करना? जिन लोगों ने पढ़ा उनको आता है कि नहीं आता? पटेल साहब, यार ये बंद हो गया यार, इसको एक बार तो बता दे कैसे चलते हैं यार। चालू हुआ, वो दबाया वो कर लिया, चलो ठीक है। ये बताओ आप मेरे को, अगर आपने सही माना होता तो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा और दूसरा 1 से छोटा। आपने गलत मान लिया तो आप भी पलट जाओ। अब आप बोल दो कि ये y ऑन x नहीं, ये x ऑन y है, ये चेंज हो जाएगा। ये x ऑन y नहीं है, ये y ऑन x है, ये चेंज हो जाएगा। ये तो दिख ही रहा है, दो माइनस कॉमन। अब इसका मतलब दोनों भी निगेटिव आए तो r पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों भी निगेटिव आए तो r निगेटिव ही रहेगा। तो आंसर 0.75 आ रहा है निगेटिव। पहले ही क्वेश्चन वही आया है, और ये पिछले साल भी पढ़ाया था, उसके पिछले साल भी पढ़ाया था, उसके पिछले साल भी पढ़ाया था, और हर बार चिल्ला चिल्ला के क्लास में भी 50 बार बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट इग्नोर इट। इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है। डन है।
अब उसके बाद भी आदमी करके नहीं जाए तो मैं क्या करूंगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और मीन निकालने का बोला है। वही क्वेश्चन x बार y बार निकाल लो। तो दो तरीके, या तो हम इनके जगह पे x बार y बार रख के दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, या ऑप्शन से चेक कर लें किससे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला -1 और -1, दूसरा -1 और +1, तीसरा 1 और -1, और चौथा 2 और 3। देख लो किससे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही। ये रखोगे -1 तो ये -2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें -1 ये होना चाहिए और ये -1 होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सेट हो रहा है कन्हैया। तू बस फोन लगाने का काम कर, सर रिवीजन कब करवाओगे, तेरी ऐसी की तैसी। आंसर बता फटाफट। अरे ऑप्शन से आता है कि नहीं, कौन सी वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, सी से। यहां 1 रख दोगे या -1 रख दोगे तो -3 + 3 होके 0, ये मीन निकल गया। क्योंकि दोनों रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से उनकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। दोनों रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट से उनकी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा। बताइए साहब, दो क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही टॉपिक के आ गए, जो मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि कर लो। आर और मीन ही पूछते हैं ज्यादातर, 90%, या तो आर पूछेंगे या मीन पूछेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल, पी वाई एक्स इज 0.5 एंड बी एक्स वाई इज 0.46, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपका काम है सिर्फ 0.5 और 0.46 का मल्टीप्लाई करके रूट लगाना, आंसर प्लस 0.48 आ जाएगा। इतने से क्वेश्चन के 1 नंबर। अब लोग बोलते हैं पेपर कठिन आया, आगे बढ़े। जो लोग दोबारा दे रहे हैं वो सोचें कि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले क्यों नहीं करके आ पाए। तीसरा के बाद ये 3 क्वेश्चन हो, देखो 3 वही बेसिक टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको 15 मिनट पहले बताए, ये ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। अगले वाले में उनने कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालने का बोला हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, आपको रैंक करके निकालना है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रैंकिंग करना आती है कि नहीं, जवाब दो सब लोग। ऑनलाइन वाले जवाब दें भैया। एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू दे रखी है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। बताऊं क्या कि आता है, बहुत सिंपल है रैंक कोरिलेशन। चलो ये एक चौथा क्वेश्चन रैंक कोरिलेशन का आ गया। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। खत्म, फॉर्मूले के नंबर है। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 बस। और पांचों ट्रेडिशनल बंधे बनाए सालों साल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन 101वीं बार और पूछ लिए गए। पटेल साहब 5 मिनट का भी मामला नहीं है ये, एक में तो फॉर्मूला ही पहचानना है। कितनी देर लगेगी पहचानने में, 1 मिनट। ऐसे दिखेंगे कौन है रे भाई, तू क्या है रे भाई, अच्छा तू काल, अच्छा कार्ल पियर्सन, तो ऐसा करेंगे नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये जिसमें दोनों बी दे रखे हैं और आर निकालना है, मल्टीप्लाई करके रूट लगाने में कितनी देर लगना चाहिए कैलकुलेटर पे, 1 मिनट। बताओ, कुछ नहीं, कोई दम नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये एक्स बार वाई बार निकालने का, वैल्यू पुट करके इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी है, कितनी देर लगेगी, 1 मिनट। 1 मिनट में तीनों सलट रहे हैं, तीनों। रिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट छोटी छोटी सी वैल्यू दे रखी है, करोगे 1 मिनट से अंदर में हो जाएगा।
एक ये पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें दोनों इक्वेशन दे रखी है और आर निकालना है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर वो भी अगर आप करोगे तो 1 मिनट में सर जाएगा। तो 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन करके 5 नंबर लेके घर जा रहा हो अभी तो। लेकिन लोग नहीं करते, पढ़ाया नहीं, ऐसी की तैसी खत्री सर, ऐसी की तैसी फलाना, ऐसी तैसी नाटा अकेडमी, ऐसी की तैसी। अरे भैया सालों साल से यही आ रहा है, आप स्कैनर उठा के देख लेना, और 2022 में भी यही आया है और 2023 में भी यही आएगा। इक्वेशन चेंज कर देंगे, आर निकालो, इक्वेशन चेंज कर देंगे, एक्स बार वाई बार निकालो। पूछेंगे क्या, है ही नहीं कुछ पूछने को, नया क्या लेके आएंगे बेचारे पूछने के लिए। समझ में आ रही कि नहीं? कोरिलेशन रिग्रेशन 2022 5 क्वेश्चन इतने ही आते हैं, 5 से 6 से ज्यादा नहीं आते इन दोनों चैप्टर के मिला करके। अब अपन आ गए जून 22 में। ठीक है, जून 22 में फिर पहला क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन दे रखी है और उनने बोला है कि आप ये करिए। ये चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y = 6, और इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट x और y के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.6 है। और फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन 3u + 9v = 7। बताइए 3u और 9u के बीच ये इक्वेशन है, तो u और v के बीच में क्या कोरिलेशन होना चाहिए? तो u और u के बीच में कितना दे रखा है? पहले 0.5 दे रखा है, तो अभी इनके बीच में भी क्या होगा? 0.5 ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो दे रखा है वही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड इज यूज्ड फॉर। जवाब देना, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की मेथड किस लिए यूज्ड होती है? पहला ऑप्शन है कि एनी डाटा, किसी भी डेटा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है स्कैटर्ड डेटा। तीसरा क्वेश्चन है ग्रुप्ड डेटा, और चौथा क्वेश्चन है अनग्रुप्ड डेटा। कार्ल पियर्सन की मेथड अनग्रुप्ड डेटा के लिए यूज्ड होती है, ग्रुप्ड में तो कर ही नहीं पाएंगे अपन उसको। ठीक, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट में लाई करते हैं, तो कोरिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव और 0 पॉजिटिव। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1/√3 if the sum of deviation is 6 for n pair values of data। अब सम ऑफ डेविएशन से मतलब सम ऑफ कॉन्ग्रुएंट डेविएशन, सम ऑफ नहीं होना चाहिए, वो नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट डेविएशन होना चाहिए। तो आर बराबर ये दे रखा है, नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट डेविएशन की संख्या सी बराबर 6 दे रखी है, और एन की वैल्यू पूछी है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आर सी इक्वल टू +(2c - k/k)। आर मालूम है, के मालूम है, सी मालूम है, तो के निकल जाएगा, और के की जो वैल्यू आएगी उसमें +1 कर दोगे तो एन निकल जाएगा। ये याद रखना है, बिकॉज के क्या है? n-1। तो आप पहले के निकालोगे और उसमें +1 कर दोगे तो एन निकल जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है स्कैनर में, यही का यही क्वेश्चन आपको पहले के अटेम्प्ट में मिलेगा, मेरे नोट्स में मिलेगा, मेरे टेस्ट पेपर में भी मिलेगा, जाके ढूंढना मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में कौन यूज होगा? कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, कॉन्ग्रुएंट डेविएशन की स्कैटर डायग्राम? स्पीयरमैन की मेथड रैंकिंग है ना, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट स्पीयरमैन का क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। चलिए, स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड टू प्लॉट दी। स्कैटर डायग्राम को किसको प्लॉट करने? क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए तो उस समय तो मात्रात्मक होगा ना, वेरिएबल, तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। तो इस साल में भैया ये 5-6 क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन तो पूरे थ्योरी बेस्ड हैं। इस साल में एक वो ने क्वेश्चन लाइन वाला एक भी बार नहीं पूछा हुआ है कि 2 लाइन देकर के आर निकालो, कि पूछा है?
नहीं पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 21 में आते हैं। ठीक, वही पॉइंट है, एक्स और वाई की वैल्यू को हमने पॉइंट पे प्लॉट करा है स्ट्रेट डायग्राम के अंदर, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो कोरिलेशन कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इनपरफेक्ट और इनडायरेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट होना चाहिए कि इनपरफेक्ट होना चाहिए। इनडायरेक्ट कोरिलेशन की डायरेक्ट कोरिलेशन, इनडायरेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद ये मॉड्यूल में पढ़ना, थोड़ा बहुत मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद उन्होंने आपको वही दो इक्वेशन दे रखी है और एक्स बार वाई बार निकालने का बोला है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, दो इक्वेशन को मीन निकालो एक्स और वाई के। फिर आगे उन्होंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, मैथ्स का हो गया है, क्वेश्चन सुनना और समझना अलग टाइप का क्वेश्चन है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस। दोनों रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है। इफ द मीन ऑफ एक्स वैल्यू इज 16, यदि एक्स का मीन 16 है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर 3 एंड 4, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 3 और 4 दे रखे हैं, देन द मीन ऑफ वाई वैल्यू इज, वाई वैल्यू का मीन क्या होगा, 0। एक्स का तो 16 है, वाई यहां आ रहा है, तो वाई का कितना, 0। ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए, फालतू, अरे इतना तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना। जैसे अपन बनाते हैं, मान लो ये दोनों पॉइंट यहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ मान लो एक्स बार की एक्स की वैल्यू 12 आ रही तो एक्स बार 12, और यहाँ वाई की वैल्यू 15 आ रही तो वाई बार 15। लेकिन अब वाई खसक करके यहाँ आ गया है, तो वाई बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कोरिलेशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए, पर फिर भी आप ध्यान रखिए आगे। द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ स्केल, ऑलवेज, नेवर। कब चेंज नहीं होता, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से चेंज नहीं होता। 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, बस इतनी ही वेटेज है इस चैप्टर को, कभी 4 कभी 5 और ज्यादा से ज्यादा पूछ लिए तो 6। अब अपन आ जाते हैं जुलाई 21 के अंदर। कहाँ आ जाते हैं, जुलाई 21। जुलाई 21 में r बराबर 9x दे रखा है, y बराबर 9x और x बराबर 0.01y। r की वैल्यू पूछी है, क्या लगता है आपको, py(x 9 pxy 0.01 अंडर रूट 9 इंटू 0.01, कितना आंसर, 0.01, कितना आंसर आ रहा है, 0.3 आ गया। बस इतना ही करना है। अब इसमें कोई जरूरी थोड़ी है ए और बी की वैल्यू दे, ए और बी 0 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो क्या दिक्कत है। आदमी सोचता है वैसी की वैसी इक्वेशन क्यों नहीं दी, नहीं दी, कोफिशिएंट तो दिया हुआ है ना। एक्स के साथ जो लिखा है वो बी वाई एक्स है, और वाई के साथ जो लिखा है वो बी वाई एक्स है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट दे दिया आपको उसमें। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ लीनियर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर लाइन का ये है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लाइन है, स्लोप इज हॉरिजेंटल, स्लोप हॉरिजेंटल होगा यदि b इज इक्वल टू 1 है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, और a बराबर b बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0, b स्लोप है, क्या है,
जब हम ये लाइन बनाएंगे ना, देखो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब आप b जीरो कर दो तो इक्वेशन क्या बनी, यहां पर y की वैल्यू आ रही है तो लाइन ऐसी बन जाएगी। और x इक्वल टू ए प्लस बी वाई में यहां पे भी b जीरो कर दो तो लाइन बनेगी x इक्वल टू है, तो वो लाइन ऐसी बन जाएगी। मैंने बताया ना, जब दोनों b जीरो रहेंगे तो r जीरो रहेगा, और r जीरो होगा तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी। तो क्यों होंगी, इसलिए होंगी कि एक हॉरिजॉन्टल बनती है और एक वर्टिकल बनती है। तो हॉरिजॉन्टल होने के लिए या वर्टिकल होने के लिए b का जीरो होना, नो स्लोप, कोई ढलान ही नहीं है उसमें। इस लाइन में आपको कोई ढलान नजर आता है? स्लोप का मतलब तो समझते होंगे ना यार, ढलान है क्या, कोई स्लोप नहीं। इस लाइन में कोई स्लोप है क्या? एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एक बिल्कुल वर्टिकल। तो एंगल 90 डिग्री का, दोनों भी जीरो, आर जीरो। लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों बी दे रखे हैं, आर निकालना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पी वाई एक्स इज इक्वल टू -1.8 और बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.4। याद रखना, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लगाना है, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। यही गलती करता है बच्चा हड़बड़ाहट में, यहां तो चिल्लाएगा निगेटिव आएगा, लेकिन वहां पर प्रेशर में, जल्दबाजी में, उत्साही लाल में, एक्साइटमेंट में, अरे इतना सरल आ गया, गलत करके आ जाता है। आंसर आएगा -0.8, -0.8, खत्म। उन्होंने बोला है, बताना है जरा, the sum of product of deviation of x and y from their mean is 0. Sum of product of x and y from their mean is 0. Then correlation coefficient is 0. अगर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा तो कोवेरियंस 0 हो जाएगा, तो कोरिलेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ऐसा नहीं है पढ़ के गए हो तो वो भी देखना चाहते हैं कि क्या करके आया, रट्टम पट्टा करके आया कि समझ के भी आया। अगले क्वेश्चन में, the slope of regression line is calculated to be 5.5 and intercept is 15। b को स्लोप बोला जाता है, वो 5.5 निकला है, और a को इंटरसेप्ट बोला जाता है तो वो 15 निकला है। तो वो बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ y ऑन x इज 6 इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 6 इज, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 6। तो आप y की x पर इक्वेशन बना लो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये तो 15 हो जाएगा, ये 5.5 हो जाएगा, और x की जगह पे 6 रख दो, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 48 आ रहा है। ए और बी को नाम से पुकार लिया गया, ए और बी सीधे ना दे करके नाम से दे दिए गए कि बी स्लोप है और ए इंटरसेप्ट है। बी ये बताता है कि लाइन कैसी जाएगी, और ए ये बताता है कि लाइन एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट पे जाके काटेगी, वो इंटरसेप्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बी स्लोप है। देखो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है अभी, आपकी इक्वेशन बन रही है, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, और y इज इक्वल टू क्या है, 5.5 15 प्लस 5.5x। ठीक, एक 1 2 3 4 5 ये x की वैल्यू है। अब आप x की वैल्यू इसमें 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20.5। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 और 15 मिला के कितने हो गए, 26। 5.5 से आगे बढ़ते जाएंगे, 3 रखोगे तो ये हो जाएंगे 31.5, 4 रखोगे तो ये हो जाएंगे आपके 37, और 5 रखोगे जब इसकी वैल्यू तो ये हो जाएंगे आपके 42.5। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है,
जब हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे तो इधर तो x की वैल्यू आएगी, इधर y की वैल्यू आएगी। इधर x की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू आपकी कहां तक जा रही है, 20 से लेके। तो मैं इसको अनब्रेक करके यहां मैं 20 से ही शुरू करता हूं, 20 25 30 40 45, 5 के डिफरेंस से मैंने इसको बढ़ा दिया आगे। अब देखो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 20.5 मतलब लगभग यहीं आएगी। फिर 26 जाएगी तो थोड़ी सी यहाँ ऊपर, फिर और ऊपर जाएगी 31.5, फिर और ऊपर जाएगी 37, फिर और ऊपर जाएगी 45। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये, अगर एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये देखो ये सारी वैल्यू 5.5 से आगे बढ़ी है ना। अरे यार कोई बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, सारी वैल्यू कितनों से आगे बढ़ी। तो ये स्लोप 5.5 से आगे बढ़ रहा है ना, तो ये स्लोप है। और ये लाइन यहां आकर के इस एक्स एक्सिस को यहां काट देगी ना, ये इंटरसेप्ट है। ये क्या है, इंटरसेप्ट। वो 5.5 आएगा या 15 आएगा, जो भी आएगा। 20 के नीचे 15 है ना, तो यहाँ 15 पे जाकर के अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे तो ये 15 पे काटेगी आकर के। 15 इंटरसेप्ट है, पी स्लोप है। अभी मतलब समझ में आया। ये लाइन इस पॉइंट को y एक्सिस को जाकर के कहां पे काटेगी, 15 पे काटेगी, क्योंकि 15 ही उसका इंटरसेप्ट है। तो वो इस तरह से बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप मतलब लाइन कैसे जाएगी, ढलान क्या रहेगा, और इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन y की x पर अगर है तो वो y एक्सिस पे काटेगी, और x की अगर y पर है तो वो x एक्सिस पे काटेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसी कैसी जब आप x की y पर इक्वेशन बनाओगे, ये हटा करके अपन इसको हटा दें, अभी इसको हटा दें, और y की भी कुछ वैल्यू दे रखी है। y की वैल्यू आपको दे रखी है 2 4 6 8 और 10, और अब आपने x की y पर इक्वेशन बनाई, तो अब आप इसमें y की वैल्यू रखते जाओगे तो x की वैल्यू मिलती जाएंगी। फिर उनको आप इधर प्लॉट करोगे तो वो वाली लाइन आपकी ऐसी जाएगी। समझ में आ रही। तो यहां जाकर के ये एक्स एक्सिस को काटेगी, तो ये एक्स वाला ए है, ये वाई वाला ए है। ये एक वाई वाला स्लोप है, ये एक्स वाला स्लोप है। ये इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, इंटरसेप्ट का और स्लोप का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला। बस ये इसमें क्या था, हाँ ये तो कई 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 क्वेश्चन है, इस टॉपिक का ही क्वेश्चन नहीं है ये। 104 नंबर वाला फालतू कुछ दे रखा है। उसके बाद आप आ जाओ जनवरी 21 में। जनवरी में 3 अटेम्प हुए थे, जनवरी सॉरी 21 में 3 अटेम्प हुए, जनवरी में, जुलाई में और दिसंबर में। तो अभी हम जनवरी 21 पे आ गए। पहले वाले मामले में उनने आपको 5 जोड़े मान दे रखे हैं, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। एक तो दे रखा है 1 और 2, 2 और 5, 3 और 7, 4 और 6, 4 और 8 और 5 और 10। ये x की वैल्यू y की वैल्यू लिखो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल दो। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दो फार्मूले उपलब्ध हैं, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, कर लेना आता है तो। अगला क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.5 एंड कोवेरियंस इज 16, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज। तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन x का भी देना चाहिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो r की वैल्यू उसमें सॉल्यूशन में दे रखा है, r की वैल्यू 0.5 है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है 16 है, और सिग्मा x 4 है, तो सिग्मा y निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाओगे, r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। बोलो हाँ कि ना। सिंपल। 4 में से 3 मालूम होंगे तो चौथा निकाल पाओगे, 4 में से 2 मालूम होंगे तो बचे हुए 2 नहीं निकलेंगे। मैथ्स के सिद्धांत है, इसमें अपन अपने घर से कुछ नहीं कह रहे। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, y की x पर रिग्रेशन लाइन का और x की y पर रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 0,
एक्स बार वाई बार, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बी बाई एक्स बी एक्स वाई। बताओ, एक्स बार वाई बार, देख करके निशान लगाओ, आगे बढ़ो। अगले वाले में आपको इसमें बी वाई एक्स बी एक्स वाई कुछ मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि गिवन दैट द वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब वहां वाई लिखा है, अब वो क्या है वो देखना समझना पड़ेगा इसमें। और एक्स बार वाई बार दे रखे हैं, और ये मालूम है, ये मालूम है, बी मालूम है, डिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स दे रखी है, तो क्या दिक्कत है? देखो मैं समझा देता हूं, उसमें कुछ गड़बड़ मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। वो बोल रहे हैं गिवन दे दी वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, मान लेते हैं अपन, सपोज वो लिखा है। एक जानकारी आपको ये दे रखी है और वाई की एक्स पर इक्वेशन दे रखी है आपको 40 प्लस 0.5, मतलब वाई इज इक्वल टू, है ना, वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 0.5, और यहां दे रखी है एक्स माइनस 30। अब इस इक्वेशन से आप क्या निकालते हो? ये हो जाएगा y माइनस 40 बराबर 0.5 एक्स माइनस 30। ये तो x बार हो गया, ये y बार हो गया, ये बी वाई एक्स हो गया। बोलो हाँ कि ना? ये इक्वेशन गिवन है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दे रखी है क्वेश्चन में कि y बराबर 40 प्लस 0.5 वाई एक्स माइनस 30। मैंने कुछ नहीं करा, मैं 40 को उठा के इधर ले आया, ये 0.5 हो गया, ये x माइनस 30 हो गया। अब ये y ऑन x दे रखा है उनने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इस इक्वेशन को देख करके आपको क्या क्या याद आ रहा है? क्या ये x बार है? बोलो हाँ कि ना? क्या ये y बार है? और ये क्या बचा? ये बी बाई एक्स बचा आपका, ठीक है। और वो ये बोल रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, अभी क्या है इसका समझ में नहीं आ रहा है। इनने आर की वैल्यू 1 लेकर के इसको सॉल्व कर लिया। कुल मिलाकर के देखो, जो भी दूसरी जानकारी दी गई होगी उनने अपने से दूसरी इक्वेशन पूछी है, एक्स ऑन वाई पूछी है। अब एक्स ऑन वाई को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स बार चाहिए, वो आपको मालूम है, वाई बार चाहिए, वो भी आपको मालूम है, और आपको चाहिए बी एक्स वाई। तो अगर आपको आर की वैल्यू मालूम हो तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स होता है, बी एक्स वाई होता है, जो कि इनने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया है, वो ले लिया है इसको, ये 0.5 ले लिया, मतलब इसको 1 मान लिया है, ये 1 करके, और ये हो जाएगा अंडर रूट आपका कितना 0.5, और इसको बी एक्स वाई छोड़ दिया है। एक इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उससे ये निकल जाएगा। एक्स बार और वाई बार इनडायरेक्टली आपको उनने यहां दे दिए हैं, पी एक्स वाई, अगर इन तीनों में से कोई दो मालूम हो तो तीसरा निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं समझता हूं वहां पे क्या होना चाहिए। वो बोल रहे हैं वेरिएंस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो नहीं दे रखा है, ठीक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअल पेपर में देख करके अपन उसको समझ लेंगे, मैं देख के बताता हूं, आप कल और पढ़ेंगे अपन अभी आगे, ठीक है, इसको कल करवाऊंगा। द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ये आखिरी क्वेश्चन इस अटेम्प्ट का, ठीक। चलिए अब कहां तक आ गए अपन? जनवरी 21 तक आ गए। बचे क्या हैं? नवंबर, नवंबर में 3 ही क्वेश्चन थे। नवंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोरियस कोरिलेशन? निम्न में से कौन सा स्पोरियस कोरिलेशन है? बताया था क्या अभी? बताना।
कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, लॉजिकल नहीं है। दूसरा निगेटिव कोरिलेशन, ये तो नहीं है। बैड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यहाँ गुड और बैड कुछ होता ही नहीं है। चौथी बात, वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स, तो कौन सा आंसर जाए? ए वाला, कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप। आप इसको समझ सकते हैं कि ये स्परियस कोरिलेशन की डेफिनेशन है कि उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होगी। स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प टू, स्कैटर डायग्राम किसमें मदद नहीं करता है? टू फाइंड द टाइप ऑफ कोरिलेशन, आइडेंटिफाई वेदर वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड और नॉट, determine the linear or non-linear correlationship, find the numerical value of correlation coefficient। न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने में मदद नहीं करता। बाकी सब तो बता देता है कि कोरिलेशन कैसा है, कमजोर है, मजबूत है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब बता देता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने में मदद नहीं। दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, तीसरा भी थ्योरेटिकल है। द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज strictly positive, strictly negative, always zero, either positive or negative or zero, either positive or negative or zero। कोवेरिएंस कुछ भी हो सकता है, मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। तो नवंबर 19 में आपके पास सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, उसके अगले वाले नवंबर 19, ये कौन सा था? ये नवंबर 20 था, 20 में एक ही हुआ, उस साल एक ही, ये 3 ही क्वेश्चन आए। उसके पहले जो नवंबर अटेम्प हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में 2 रिग्रेशन लाइन दे रखी और पूछना कि कौन सी y की x पर है, पहचानो। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? कैसे? वही एज्यूम करके दोनों b निकाल के r की वैल्यू टेली करके तय करेंगे कि कौन सी y की x पर है और कौन सी x की y पर है। अगला क्वेश्चन, 2 इक्वेशन दे रखी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप जानो यार, अब चिल्ला चिल्ला के गला दुख जाता साला। व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट? x और y की वैल्यू दे रखी छोटी छोटी सी, r की वैल्यू निकालनी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू दे रखी है 5 4 3 2 6। r निकालना है, होगा कि नहीं होगा? अगला क्वेश्चन, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम इज फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, कौन सा कोरिलेशन? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव कोरिलेशन। कहानी खत्म। कौन से के? नवंबर 19 की कहानी जो है वो खत्म हो गई। चलिए जून 19 में आते हैं। ठीक, जून 19 में क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू आर, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, हाफ ऑफ द आर और नन। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दे रखी है, आपको r निकालना है, कार्ल पियर्सन निकालना है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसके अगले वाले क्वेश्चन में आपको प्रोबेबल एरर निकालना है। r की वैल्यू 2/√10 दे रखी है और n बराबर 36 दे रखा है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? 0.67451 माइनस r स्क्वायर अपॉन रूट n। सॉल्व कर लोगे कि नहीं सॉल्व कर लोगे? वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, बोलो हाँ कि ना। उसके अगले वाले क्वेश्चन में फिर x और y की वैल्यू दे रखी, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, रैंकिंग करके। पूरा बड़ा क्वेश्चन है और रिपीटेड रैंक वाला क्वेश्चन है। देखो आ गया जून 19 में, रिपीटेड रैंक का न्यूमेरिकल आता है कि नहीं? रिपीटेड कि बताऊं? रिपीटेड रैंक का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, डिटरमाइन द स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, n बराबर 10 दे रखा है और समेशन ऑफ d स्क्वायर बराबर 30 दे रखा है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसके बाद अगले वाले में आ गए, द रिग्रेशन लाइंस ऑफ y on x इज दिस एंड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन 0.5।
y की x पर रिग्रेशन लाइन ये है और कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 दे रखा है। वो बोल रहे हैं बताइए सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखो यहां से रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स मिल जाएगा 1। बोलो हाँ कि ना। इसका फार्मूला होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो ये हो गया 1 बराबर 0.5 इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो ये हो गया 1/0.5 कितना हो जाएगा जरा देखो 1/0.5 कितना होता है 2। 1/0.5 कितना 2। तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2। तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4। आंसर 4। यहां से रिग्रेशन कोफिशिएंट लो आर की वैल्यू दे रखी है रेशो पूछ लिया है। यही फॉर्मूला लगा करके काम करना पड़ेगा। ये इस अटेम्प्ट का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है साहब। कुल मिलाकर के ये अपन ने नवंबर जून 19 से लेके ये जो क्वेश्चन करे तो नतीजा आपके सामने है कि कहां से किधर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर अलग से आ रहे हैं तो उसके लिए इक्के दुक्के जो आ रहे हैं उनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो दोबारा पूछे जाएंगे। आप देखो ट्रेंड को पकड़ो कहां से किधर से क्या आ रहा है उसको आप करके जाओगे तो आंसर लगेंगे। वो क्वेश्चन 4-5 से ज्यादा पूरे चैप्टर के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है साहब। कल का शेड्यूल देख करके आप आ जाना। कल जो है वो मैं आपको प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा जितना समय मिलेगा। अगर इतने समय में सिर्फ एक ही हुआ तो एक चैप्टर, दो हुए तो दो। इंडेक्स नंबर अपन आखिरी में देखेंगे। ठीक है। तो वो करके और फिर यही क्वेश्चन करके अपन उसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2019, 20, 21, 22 4 साल के क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो ये आया होगा कि इसके अंदर से काफी कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है। चलिए कल मुलाकात अपनी होगी अब आगे। बेटा तू आई